नमस्कार साथियों। आज के इस ई व्याख्यान में हम मार्क्सवादी समाजवाद अथवा मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोपीय इतिहास में आधुनिक युग का श्रीगणेश 15वीं 17वीं सदी के दौरान हुआ। इन सदियों के दौरान यूरोप के कई देशों में मध्यकालीन व्यवस्था से आधुनिक व्यवस्था में संक्रमण के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। संक्रमण के इस दौर में नवजागरण, धर्म सुधार, आधुनिक विज्ञान की शुरुआत, नए भूभागों और नए मार्गों की खोज आदि ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। इनके कारण अमेरिका, एशिया का एक हिस्सा तथा अफ्रीकी महाद्वीप का उपनिवेशीकरण हुआ। फलस्वरूप सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में आधारभूत बदलाव आया। 18वीं शताब्दी के पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति ने इस बदलाव को बहुत अधिक उजागर किया। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत इंग्लैंड से हुई, वह 19वीं सदी के अंतिम 2.5 दशकों में यूरोप के अन्य कई देशों में फैल गई। परिणाम स्वरूप समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ। पूंजीपति अथवा बुर्जुआ वर्ग, जो उद्योगों का मालिक था और वाणिज्य व्यापार पर इसका कब्जा था, तथा दूसरा औद्योगिक मजदूर वर्ग अथवा सर्वहारा वर्ग, जो मजदूरी के लिए काम करता था। यूरोप के औद्योगिक देशों में मजदूरों के लिए प्रारंभिक दौर भीषण कष्ट का था। मजदूरों ने ट्रेड यूनियनों के रूप में अपने को संगठित करना शुरू कर दिया। कई देशों में ये ट्रेड यूनियनें गैरकानूनी घोषित थी। प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में भी ये लोग अपने को संगठित करने लगे। इस तरह समाजवादी आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने मजदूरों की न सिर्फ आर्थिक मांगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए उनको लामबंद भी किया। तो आगे हम बात करते हैं। ऐसे समय में कार्ल हेनरिक मार्क्स ने अपने विचारों के माध्यम से जिस नवीन विचारधारा को जन्म दिया, वो है मार्क्सवादी समाजवाद। 19वीं सदी के मध्य यूरोप में समाजवादी दुनिया में एक बड़ा ही निराला व्यक्ति प्रकट हुआ। यह कार्ल हेनरिक मार्क्स था। उसने कानून, इतिहास और दर्शन का गहन अध्ययन किया। वह लेखनी का धनी था। विश्व इतिहास में शायद ही किसी अन्य मौलिक विचारक एवं लेखक ने इतनी कलम चलाई हो जितनी मार्क्स ने। वह एक जर्मन यहूदी था। उसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी जर्मनी में कोबलेंज के निकट ट्रियूस नामक स्थान पर हुआ था। एक अखबार निकालने पर उसका जर्मनी के अधिकारियों से झगड़ा हो गया और वह पेरिस चला गया। पेरिस जाने के बाद वह नए नए लोगों के संपर्क में आया। उसने समाजवाद पर कई किताबें पढ़ी। वहीं पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स नामक एक और जर्मन से उसकी मुलाकात हुई, जो इंग्लैंड में जाकर बस गया था और वह कपड़े के कारखाने का मालिक बन गया था। एंगल्स भी उस वक्त की सामाजिक हालत से काफ़ी निराश था और उसका दिमाग चारों ओर फैली गरीबी और शोषण के इलाज को तलाश कर रहा था। सुधारों के बारे में रॉबर्ट ओवन के विचार और प्रयत्न उसे पसंद आए। मार्क्स की पेरिस यात्रा से मार्क्स और एंगल्स दोनों गहरे दोस्त हो गए। दोनों एक ही उद्देश्य के लिए दिलो जान से मिलकर काम करने लगे। उम्र भी लगभग दोनों की बराबर थी। उनका सहयोग इतना गहरा था कि जो पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की, उनमें से ज़्यादातर दोनों ने साथ साथ लिखी।
प्रकार से दोनों मित्रों ने अपनी समान विचारधारा के कारण साथ में काम किया और किताबें लिखी। फ्रांस सरकार ने मार्क्स को पेरिस से निकाल दिया। मार्क्स लंदन चला गया और वहाँ बहुत वर्षों तक रहा। वहाँ पर वह ब्रिटिश म्यूजियम की पुस्तकों को पढ़ने में डूबा रहा। उसने सख्त मेहनत करके अपने विचारों को पूर्ण किया और फिर उनको लिपिबद्ध करने लगा। साइमन फूरिये, ब्लान आदि समाजवादियों की तरह मार्क्स काल्पनिक नहीं था। वस्तुतः वह वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता था, जहां उसने समाजवादी आंदोलन की धुंधली सी विचारधारा को विकसित किया और उसे निखारा। निश्चित व साफ साफ विचार और उद्देश्य रखे, वही उसने यूरोप के मजदूरों तथा अन्य उसके आंदोलन को संगठित करने में भी भूमिका निभाई। 1848 ईस्वी में जो क्रांतियों का वर्ष कहलाता है, उस समय जो घटनाएं घटित हुई उनसे मार्क्स का दिल दहल गया। उसी वर्ष उसने और एंगल्स ने एक सम्मिलित घोषणा पत्र जर्मन भाषा में जारी किया। यह साम्यवादी घोषणा पत्र था, जिसमें उन्होंने उन विचारों की चर्चा की जो फ्रांस की महान राज्य क्रांति के बाद में और 1830 ईस्वी और 1848 ईस्वी के विद्रोहों की जड़ में थे। उन्होंने घोषणा पत्र में उस समय के विचारों, स्वतंत्रता, बराबरी व भाईचारे के लोकतंत्री नारों की आलोचना की और यह दिखाया कि जनता के लिए ये कोई अर्थ नहीं रखते। उन्होंने बताया कि असली लड़ाई आर्थिक है। वैज्ञानिक समाजवाद का उन्नायक मार्क्स के बारे में थोड़ा और परिचय प्राप्त करना रुचिकर होगा। मार्क्स के पिता वकील एवं लोकसेवक थे। जब मार्क्स की आयु मात्र 6 वर्ष की थी, तब उसके परिवार ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म धारण कर लिया था। वे प्रोटेस्टेंट बन गए। मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई। जब वह 17 वर्ष का था तो विधि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जॉन बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु बीच में ही अध्ययन छोड़कर इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय चला गया। यह विश्वविद्यालय उन दिनों प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक विचारक हीगल के चिंतन के अध्ययन के लिए विख्यात था। मार्क्स ने प्राचीन यूनानी पद्धति पर पीएचडी की उपाधि 1841 ईस्वी में जेना विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अध्ययन समाप्ति करने के पश्चात उसे आशा थी कि बोन विश्वविद्यालय में व्याख्याता पद पर नियुक्ति मिल जाएगी, किंतु इसमें असफल होने के उपरांत 1842 ईस्वी में रायनी समाचार पत्र का संपादन किया। श्रमिक वर्ग के हितों का कट्टर समर्थक होने के कारण इस पत्र का प्रकाशन 1843 ईस्वी में बंद करना पड़ा। 1843 ईस्वी में ही उसने अपने बचपन की मित्र जेनी बॉन वेस्टफालन नामक युवती से विवाह किया। दोनों आजीवन साथ रहे। जेनी एक शिष्ट महिला थी। मार्क्स के साथ वह घोर अभाव की घड़ी में भी साथ रही। मार्क्स अपनी पत्नी की बुद्धि और आलोचना शक्ति का इतना सम्मान करते थे कि उसे अपनी सारी पांडुलिपियां दिखाते थे और उसकी राय को बहुत महत्व देते थे। विवाह के पश्चात मार्क्स जो है फ्रांस में आ गया। मार्क्स को जर्मन, फ्रांसीसी व अंग्रेजी भाषा पर पूरा अधिकार था। भाषाओं के लिए उसकी मेगा प्रबल थी। उसने रूसी भाषा का अध्ययन तब शुरू किया जब वह 50 वर्ष का हो चुका था। 6 महीने में इसको सीखकर उसने कमाल कर दिखाया। उसने रूसी भाषा इसलिए सीखी कि सरकारी जांचों से संबंधित उन दस्तावेजों को पढ़ सके जिनके प्रकाशन पर रूसी जारशाही ने प्रतिबंध लगा रखा था। मार्क्स की गणित में भी बहुत रुचि थी। बीजगणित उसे विशेष प्रिय थी। मार्क्स देर रात तक अध्ययन में नियमित रूप से डूबा रहता था। उसे काम का व्यसन था। वह कार्य में इतना डूब जाता था कि अक्सर खाना भूल जाता था। इस प्रकार के तन मन से वह
काम करता था। मार्क्स के जीवन एवं विचारों में उसके 2 वर्ष का फ्रांस प्रवास बड़ा निर्णायक सिद्ध हुआ। इस अवधि में उसकी सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर आदि से मुलाकात हुई। यही एंगल्स से उसकी सर्वाधिक साहित्यिक एवं ऐतिहासिक मैत्री हुई। मार्क्स के जीवन एवं विचारों में उसके 2 वर्ष का फ्रांस का प्रवास बड़ा निर्णायक सिद्ध हुआ। इस अवधि में उसकी सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर आदि से मुलाकात हुई। फ्रांस की सरकार को मार्क्स के क्रांतिकारी विचार अच्छे नहीं लगे, अतः फरवरी 1845 ईस्वी में उसे फ्रांस से निकाल दिया और इधर उधर भटकते हुए मार्क्स बेल्जियम पहुंचा और अगले 3 वर्ष वह ब्रुसेल्स में रहा। यहाँ वह एंगल्स के साथ लेखन कार्य में जुटा रहा। 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इसके द्वारा मार्क्स और एंगल्स ने श्रमजीवियों को एकजुट होकर राजनीतिक सत्ता हस्तगत करने और फिर मध्य वर्ग की प्रभुता समाप्त करने के लिए आह्वान किया। इसके प्रकाशन ने समाजवाद की भावी ताकत दिखाई दी। इसी वर्ष मार्क्स फ्रांस आ गया, किंतु 1848 ईस्वी की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण सरकार ने उन्हें देश निकाला दे दिया। अब से वह मृत्यु पर्यंत 1883 ईस्वी तक लंदन में प्रवासी जीवन व्यतीत करने लगा। इंग्लैंड आने के पश्चात मार्क्स इतिहास एवं दर्शन शास्त्र के अध्ययन में लीन हो गया। उसने 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की असफलता के लिए अपरिपक्व चिंतन एवं सिद्धांतों को जिम्मेदार माना। अतः साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए वह ठोस विचारों एवं सिद्धांतों की खोज में जुट गया। इस बीच वह लंदन की साम्यवादी लीग के क्रियाकलापों में भी सक्रिय भागीदारी निभाता रहा। वह दैनिक पत्र न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के लिए लेख भी लिखता था, जो उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत था। 1856 से 62 ईस्वी के बीच उसके लगभग 500 लेख इसमें प्रकाशित हुए। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी का भरपूर लाभ उठाते हुए उसने अपनी महान कृति दास कैपिटल की रचना आरंभ की, जिसका प्रथम खंड 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मानसिक परिश्रम एवं निर्धनता के कारण मार्क्स शारीरिक दृष्टि से दुर्बल हो गए थे। मार्क्स के एक पुत्र और 2 पुत्रियां कठिनाइयों के दौर में मर गए। उसके परिवार में पत्नी एवं 3 लड़कियां थीं, परंतु पारिवारिक खर्च चलाने के लिए वह बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार धूम्रपान से उसका स्वास्थ्य कमजोर हो गया। 2 दिसंबर 1881 ईस्वी में उसकी पत्नी का निधन हो चुका था। इससे उसको भारी आघात लगा और उसका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया। फेफड़ों की सूजन और पुरानी खांसी की चिकित्सा के लिए वह अल्जीरिया और दक्षिण फ्रांस भी गया, परंतु उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। अंत में 14 मार्च 1883 ईस्वी को तीसरे पहर अर्थात 2:45 संसार के सबसे महान विचारक की चिंतन क्रिया बंद हो गई। 17 मार्च 1883 ईस्वी को शनिवार के दिन मार्क्स को लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया। उसकी शव यात्रा में मात्र 8 व्यक्ति थे। मार्क्स की मृत्यु पर एंगल्स ने कहा था कि जीवन में उसका उद्देश्य प्रत्येक संभव तरीके से पूंजीवाद समाज के अंत का प्रयत्न करना था। संघर्ष उसके जीवन का मुख्य तत्व था और उसने ऐसे अदम्य साहस, उत्साह और सफलता से संघर्ष किया जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। वह अपने समय का सबसे अधिक घृणा एवं श्रद्धा का पात्र व्यक्ति था। उसका नाम और कार्य युग युग तक जीवंत रहेगा।
मार्क्स ने समाजवाद के सिद्धांतों और उद्देश्यों, उनकी उत्पत्ति की ऐतिहासिक अनिवार्यता एवं प्राप्ति के तरीकों तथा नए समाजवादी समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि पूंजीवादी समाज का विनाश तथा निकट भविष्य में समाजवादी क्रांति की सफलता अवश्यंभावी है। उसके अनुसार इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न वर्गों का पारस्परिक संघर्ष है। इनकी उत्पत्ति सदैव उत्पादन एवं विनिमय तरीकों अर्थात अपने समय की आर्थिक परिस्थितियों से होती हैं। मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दास था, सामंतवादी समाज का आधार भूमि तथा मध्यम वर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। यही उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। तो इस प्रकार से आज के इस ई व्याख्यान में कार्ल हेनरिक मार्क्स ने अपने ग्रंथ दास कैपिटल के माध्यम से अपने जो विचार थे, समाजवादी जो विचार थे, उनको लिपिबद्ध किया और यह उनकी बहुत महान कृति है। थैंक यू।